हेलो बेटा स्वाति, कैसी है? तू तो फोन भी नहीं करती। तो ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, स्वाति रुआंसी आवाज में बोली। मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी। स्वाति, अगर तेरा जी नहीं लग रहा तो तू यहाँ आ जा बेटा। आऊंगी मम्मी, लेकिन आप और पापा। इतने में ही फोन लेकर उसकी सास ने बोलना शुरू किया। आपने यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को? चोरी चुपके इधर उधर फोन करे और ससुराल वालों की चुगली करे। स्वाति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उससे फोन उसकी सास ने छीन लिया और स्वाति की मम्मी कोमल जी को स्वाति की सास ने जो मुंह में आया सुनाती चली गई और खट से फोन काट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर पर फोन करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कहीं फोन करने के लिए, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी सजा तुम्हें शाम को मिलेगी। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। स्वाति आंखों में आंसू लिए जाकर काम करने लगी। अब वह सोच रही थी शाम को पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। स्वाति की मम्मी ने जब स्वाति और उसकी सास की बातें सुनी तो वो परेशान हो गई। उन्हें ऐसे परेशान देखकर उनके पति संतोष जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों हो और किसका फोन था? तब कोमल जी आंखों में आंसू भरकर बोली, स्वाति का फोन था। मेरी बच्ची बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसकी सास ने फोन छीन लिया और बहुत कुछ उल्टा सीधा कह गई। आप एक बार स्वाति से मिल आइए। मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ ठीक है भी या नहीं। फोन पर भी उदास सी लग रही थी। कोमल जी की बात सुनकर संतोष जी के माथे पर बल पड़ गए और वह गुस्से से कोमल जी से बोले, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था इस रिश्ते के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज उसका नतीजा हमारी बेटी भुगत रही है। पिछली बातों को ही दोहराते रहेंगे या अपनी बेटी को भी जाकर देखेंगे? संतोष जी ने गुस्से में एक नजर कोमल जी को देखा और बेटी के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। इधर संतोष जी घर से निकले, उधर कोमल जी परेशान बैठी पिछली सारी बातें याद करने लगी। संतोष जी स्वाति के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी तलाश पूरी नहीं हुई थी। एक दिन उनकी बड़ी बेटी के ससुर आए और बोले, आपके लिए गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? संतोष जी ने हैरान होकर उनसे पूछा। तब उन्होंने स्वाति के लिए रिश्ता बताया कि उनके दूर के रिश्तेदार हैं, इकलौता लड़का है, जमीन जायदाद वाले लोग हैं। लड़के के दादा बहुत बीमार हैं, जिसकी वजह से वह जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। क्योंकि जमीन जायदाद वाले लोग हैं तो उनकी कोई मांग नहीं है, क्योंकि उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। समधी जी की बात सुनकर संतोष जी ने कहा कि हम देख लेंगे, क्योंकि समधी जी को साफ साफ मना नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे उनकी बेटी की शादी गांव में ना हो, वह अपनी बेटी की शादी शहर में ही करना चाहते थे। लेकिन कोमल जी कहने लगी कि जमीन जायदाद वाले लोग हैं, अकेला बेटा है, 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो जाएगी, फिर हमारी बेटी राज करेगी। बड़ी बेटी भी तो अपने घर में खुश रह रही है, हम एक बार देख लेते हैं। तब संतोष जी बोले, मेघा तो शहर में रहती है, गांव में नहीं। हमारी बेटी शहर में पली बड़ी है, पता नहीं वह गांव में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। लेकिन कोमल जी के बार बार कहने पर वह इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। वह लोग स्वाति को देखने के लिए आए और स्वाति उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने लड़के को देखा। लड़का देखने में काफी अच्छा था और घर बार भी बढ़िया ही था। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक बहन कुंवारी थी। एक बार को तो लड़का और उसका घर बार देखकर संतोष जी को भी रिश्ता ठीक लगा, लेकिन वह लोग शादी बहुत जल्दी करना चाहते थे। उनका कहना था कि लड़के के दादा बहुत ज्यादा बीमार है और क्योंकि अंकित उनका इकलौता पोता है और वह अपने पोते की शादी देखना चाहते हैं, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं। तब संतोष जी ने कहा, वह इतनी जल्दी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटी की शादी है, सभी कुछ देखना होता है। तब उन लोगों ने कहा कि उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए उनकी कोई मांग नहीं है, उन्हें सिर्फ लड़की ही चाहिए और वह जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। बस इसी बात को लेकर संतोष जी का मन नहीं मान रहा था। मगर कोमल जी कहने लगी, क्या हुआ, बहुत से लोग बड़े बूढ़ों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जल्दी ही शादी कर देते हैं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। लेकिन कोमल, चाहे वह कोई भी मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बेटी को यूं ही खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। संतोष जी ने कोमल जी के सामने अपनी एक और परेशानी रखी।
तब कोमल जी बोली, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने काफी कुछ जोड़ कर रखा हुआ है और बाकी सब हो ही जाएगा, आप परेशान क्यों होते हैं? इस तरह स्वाति का रिश्ता अंकित के साथ हो गया और बड़ी मुश्किल से 1 महीने में शादी भी हो गई। और जितना भी संतोष और कोमल जी से हो सका, उन्होंने अपनी बेटी को जरूरत के हिसाब से सभी कुछ दिया था और स्वाति ससुराल पहुंच गई। 1-2 महीने तो सब कुछ सही रहा, लेकिन धीरे धीरे करके उन लोगों की हकीकत स्वाति के सामने आने लगी। उसे पता चल गया कि उसका पति अंकित कुछ काम धाम नहीं करता है, बस वह सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता है और इसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने दादाजी के बीमार होने की बात का सहारा लेकर ये रिश्ता और जल्दी जल्दी में ये शादी करवाई थी। जब ये बात स्वाति को पता लगी तो उसे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उसने सोचा वह प्यार से अंकित को समझाएगी तो शायद उसकी समझ में बात आ जाए और वह काम करने लगे। इसलिए उसने कोई भी बात अपने मायके, अपने माता पिता को नहीं बताई। मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब अंकित के पिता रघुवीर जी वहां रहे तब तक सब ठीक रहा और उनके जाते के साथ ही उनकी सास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह उसे पति के काम ना करने को लेकर, कभी उसके मायके के दहेज कम देने की बात को लेकर आए दिन टॉर्चर करती रहती थी। मम्मी जी, मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई है, LED बल्ब मंगवा दीजिए। ऑर्डर तो महारानी ऐसे कर देती है जैसे इसका पति कितना कमाता हो और मायके से न जाने कितना दहेज भर कर लाई हो। मेरे पास पैसे नहीं है, अपने पति से कहो वह मंगा कर देगा, या अपने माँ बाप से कहो वह मंगा कर देंगे, स्वाति की सास ने तड़क कर कहा। स्वाति चुप हो गई। जब उसने अंकित से कहा तो उसने कहा, मैं काम देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। लेकिन अंकित, हमारे कमरे में अंधेरा रहता है, अब तो कुछ करना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अंकित ने एक छोटा सा बल्ब लाकर उस कमरे में लगा दिया, लेकिन उससे कमरे में पर्याप्त उजाला नहीं रहता था। मम्मी जी, घर में पोछा खराब हो गया है, पोछा मंगा दीजिए, पोछा लगाना है। उसकी बात सुनकर उसकी सास ने फिर से वही जवाब दिया, या तो अपने पति से मंगा या अपने मायके से। मेरे पास पैसे नहीं है। गर्मी आई तो सबके कमरे में AC लगे हुए थे, लेकिन स्वाति के कमरे में AC नहीं था। तब उसने अंकित से कहा। अंकित ने फिर से अपना वही रटा रटाया जवाब दे दिया कि उसके पास अभी कोई काम नहीं है, जब कोई काम मिल जाएगा तब देखेगा। और सासू माँ जी से कहने का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए स्वाति गर्मी में जैसे तैसे अपना टाइम काट रही थी। एक दिन स्वाति ने अंकित से कहा वह अपने घर जाना चाहती है, तो अंकित ने कहा, ठीक है, मैं मम्मी जी से पूछ लेता हूँ। उसकी सास ने पहले तो जाने से मना कर दिया कि यहाँ पर काम कौन करेगा, लेकिन फिर ज्यादा कहने पर कहा कि ठीक है, चलो 1-2 दिन के लिए चली जाओ। उसे मायके भेज दिया और पहले ही स्वाति से कह दिया कि इधर उधर की चुगली मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। स्वाति अपने घर आ गई। घर आकर उसने जो भी जरूरत का सामान था वह सब अपनी मम्मी से कहा। तब बेटी के मुंह में कोमल जी ने सब कुछ लाकर अपनी बेटी को दे दिया। स्वाति ने जब अपने पापा से कहा कि उसे गर्मी लगती है और वह यह घर वाला AC उसे दे दे और अपने लिए और ले आए, तब उसके पापा ने उसे एक नया AC भी लाकर दे दिया। लेकिन साथ में ही ये बात भी कही कि बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये सारी जरूरतों के लिए तुम अपने पति से कहो, वह लाकर देगा। अपने पापा की बात सुनकर स्वाति सर झुकाकर रह गई। अगले दिन अंकित उसे लेने आ गया और स्वाति वह सारा सामान लेकर अंकित के साथ अपने ससुराल आ गई। सामान देखकर उसकी सास ने कुछ भी नहीं कहा और जब उसके कमरे में AC लग गई तो बिजली के बिल का ताना और बढ़ गया और स्वाति जब भी मायके जाने को कहती उसे 1 या 2 दिन के लिए ही मायके भेजा जाता, धमकी के साथ। और अंकित फोन करके उसे घर के सारे सामान का लिस्ट बता देता था और वह अपनी मम्मी कोमल जी से कहकर जो भी सामान अंकित बताता वह सब लेकर ससुराल पहुंच जाती थी। सब इसी तरह से चल रहा था। गर्मियों के ही दिन थे कि जब कोकिला जी के कमरे का AC खराब हो गया तो कोकिला जी ने अंकित से स्वाति के कमरे का AC निकलवाकर अपने कमरे में लगाने को कहा। तब स्वाति को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अंकित से कहा, मैं अपने कमरे का AC नहीं निकालने दूंगी, यह मैं अपने मायके से लाई हूँ।
और मम्मी जी तो कहती थी अपने मायके से मंगा लो। अब जब मैं अपने मायके से लाई हूँ तब वह क्यों इसे निकलवा रही हैं? कमरे के बाहर खड़ी कोकिला स्वाति की सारी बात सुन ली और वह दंदनाते हुई कमरे के अंदर आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मेरे घर में रह रही हो और मुझे ही मना कर रही हो? तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ इतना ही बहुत है। मैं कोई यूं ही नहीं रह रही हूँ, सारे दिन आपके घर का सारा काम करती हूँ और मैं यहाँ जो भी सामान बरत रही हूँ वह मैंने अपने मायके से मंगाया है। फिर आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मैं आपकी वजह से इस घर में रह रही हूँ? स्वाति का इतना जवाब देना ही कोकिला जी को अखर गया और उन्होंने गुस्से में आकर स्वाति के मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। अब तो स्वाति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह बोली कि मैं भी अब इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तभी उसकी ननद वहां आई और उसने भी स्वाति के ऊपर हाथ उठा दिया और अंकित को खड़े देखकर उसकी माँ कोकिला जी बोली, नालायक, खड़े खड़े देख रहा है, तेरी पत्नी मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है, मुझसे इतनी जबान चला रही है, तुझे शर्म नहीं आती? बस फिर क्या था, अंकित भी उनके चढ़ाए में आकर स्वाति को भला बुरा कहने लगा और स्वाति ने पलटकर जवाब दिया तो उसने भी स्वाति पर हाथ उठाया। स्वाति के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे और हाथ मोड़ने की वजह से उसके हाथ में चुड़ियां घुस गई थी तो हाथ में भी चोट लग गई थी। उसके अगले दिन ही स्वाति ने चोरी छुपे अपने घर फोन किया तो कोकिला जी ने उससे फोन छीनकर उसकी मम्मी को ही उल्टा सीधा सुना दिया। जब संतोष जी स्वाति के ससुराल पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। स्वाति के सारे चेहरे पर नील पड़े हुए थे, हाथ में भी चोट लगी हुई थी और उसकी ननद उसे न जाने क्या कुछ उल्टा सीधा सुना रही थी। लेकिन स्वाति के पापा को अचानक सामने देखकर वह खामोश हो गई। स्वाति ने जब अपने पापा को सामने देखा तो वह उनके गले लग गई और रोने लगी। तब संतोष जी ने स्वाति के सिर पर हाथ रखकर कहा, मत रो मेरी बच्ची, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, ये भी बताइए समधी जी, आप तो बिना कुछ जाने ही पहले ही अपनी बेटी का पक्ष लेने लगे। अपनी बेटी के कारनामे तो सुन लीजिए। आपकी बेटी मुझसे मुंह जोरी करती है, यही संस्कार दिए हैं आपने उसे? मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है और हमने उसे क्या संस्कार दिए हैं, ये मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। और मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपनी बेटी को लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन यह फिर कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। कोकिला जी ने तुनकते हुए कहा, मैं ऐसे घर में अपनी बेटी को भेजना भी नहीं चाहता जहाँ उसके साथ ऐसा सलूक हो। संतोष जी ने भी भड़कते हुए जवाब दिया। शाम का वक्त तो हो ही रहा था। अंकित के दादा कैलाश जी भी आ गए। जब उन्होंने संतोष जी को देखा तो उनसे पूछा, अरे बेटा, क्या हाल चाल है? तुम तो बेटी ब्याह कर भूल ही गए, कभी इधर की खैर खबर ही नहीं ली। हाल चाल कैसे होते जब मेरी बेटी इस घर में इतनी परेशान है? हमने आपके ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या बात कर रहे हो, क्या बात हो गई? कुछ खुलकर बताओ तब पता चले ना। आप ही देखिए, मैंने अपनी बेटी को ऐसे भेजा था, जो हाल आपके घर वालों ने मेरी बेटी का कर दिया है। उसे मारा पीटा गया है, लेकिन क्यों? उनकी बात सुनकर कैलाश जी जैसे बहुत हैरान हुए। आपने ये बात खूब कही, आपके घर में क्या कुछ हो रहा है और आपको पता भी नहीं। बेटा, मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, जमीनों की देखभाल का काम मेरे ही जिम्मे है। अब रघुवीर तो यहाँ रहता नहीं, वह तो महीने में ही घर आता है, तो मुझे जाकर ही सब कुछ देखना होता है, इसलिए मैं घर में नहीं रहता। मेरे पीछे क्या कुछ हुआ है, कुछ पता तो चले। कैलाश जी ने अपनी सफाई में कहा। तब संतोष जी ने उन्हें सारी बात बताई। कैलाश जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया ये सब सुनकर। अपने पोते और अपने बहू की करतूत जानकर वह बोले, मैं माफी मांगता हूँ, जो गलती हो गई है वह अब नहीं होगी, आइंदा से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन संतोष जी बोले, मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं छोड़ूंगा। जब आपको अभी तक अपने घर के हालात का नहीं पता, आगे क्या गारंटी है कि आप ध्यान रखेंगे? मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। और संतोष जी स्वाति को लेकर घर आ गए। जैसे ही स्वाति घर पहुंची, कोमल जी ने स्वाति को देखा। स्वाति की हालत देखकर कोमल जी की आंखों में आंसू आ गए। वह स्वाति को गले लगाकर रो पड़ी। ये तुझे क्या हो गया? तेरा क्या हाल कर दिया उन्होंने?
ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मैं तो पहले ही मना कर रहा था इस रिश्ते के लिए, लेकिन तुमने अपनी जिद हठकर्मी के आगे मेरी चलने नहीं दी और उनकी जायज नाजायज मांगे पूरी करती रही। ये तुम्हारी ही करनी है जो मेरी बेटी के आगे आ रही है। कोमल जी की बात सुनकर संतोष जी, जो पहले ही गुस्से में थे, उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने भड़कते हुए कोमल जी को ही सुना दिया, क्योंकि स्वाति ने रास्ते में ही उन्हें सारी बातें बता दी थी। अंकित के कामचोर होने से लेकर वह जो अब तक छोटी मोटी जायज नाजायज फरमाइश यहाँ से पूरी करती रही, वह भी। अब मुझे क्या पता था वह लोग ऐसे निकलेंगे, लेकिन तुम उस घर में नहीं जाओगी और ना ही उनका कोई फोन उठाओगी। जो भी बात करूंगा अब मैं करूंगा। स्वाति ने अपने पिता की बात मान तो ली, लेकिन वह अब बहुत ज्यादा चुप चुप रहने लगी। वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। बाहर निकलना, सबसे मिलना उसने लगभग छोड़ ही दिया था। उसे ऐसे अंदर घुटता देख माता पिता दोनों का मन दुख से भर जाता था। कोमल, स्वाति को समझाओ, उसे फिर से बाहर की जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करो। ऐसे अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मगर वह मेरी बात समझती ही नहीं। कुछ भी कहती हूँ बस चुप ही रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। मेरा दिल चाहता है दूसरों की बेटियों के साथ ऐसी घटिया हरकत करने वाले लोगों को अच्छा सबक मिलना चाहिए, ताकि वह किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसे लोगों को तो बस ऊपर वाला ही समझ सकता है। और तुम टेंशन मत लो, मैं स्वाति से बात करके देखता हूँ। ये कहकर संतोष जी स्वाति के लिए जो आइसक्रीम लाए थे वह लेकर स्वाति के कमरे की तरफ चल दिए। स्वाति, देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अब जल्दी से खा लो, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई के हाथ लग गई तो वह इसे नहीं छोड़ेगा। उनकी बात सुनकर स्वाति फीकी सी हंसी हंस दी। पापा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, जब मेरा मन होगा तब खा लूंगी। स्वाति, इस तरह अकेले रहने से और कुछ नहीं, खाने पीने से हमारा कोई नफा तो नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान ही नुकसान है बेटा। जो गलत कर रहे हैं वह तो खुलकर घूमते हैं, और हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया है, तो तुम इस तरह अंदर कमरे में रहकर खुद को सजा क्यों दे रही हो? बेटा, बाहर निकलो, सबसे मिलो जुलो। पापा, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी से ना मिलूं। ऐसा लगता है कि जैसे सबकी आंखें सवाल कर रही हो कि तुम ससुराल कब जाओगी। बेटा, दुनिया वाले सब तरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे छुपकर बैठने से क्या होगा? बाहर निकलो और सबकी बात का जवाब दो। अच्छा चलो, एक बात का जवाब दो, क्या तुम अभी भी वहीं वापस जाना चाहती हो? संतोष जी की बात सुनकर स्वाति ने झटके से गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखा और एकदम नहीं में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं वहां नहीं जाना चाहती। तो फिर बेटा, किस बात का गम मना रही हो? वो सब भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगी। बेटा, कोशिश तुम्हें करनी ही होगी और सबको दिखा दो मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। चलो अब आइसक्रीम खाओ, अब मना मत करना। स्वाति भी आइसक्रीम खाने लगी और संतोष जी उसके सर पर हाथ रखकर बाहर निकल आए। उधर जब अंकित के पिता रघुवीर जी घर आए, उन्हें घर के सारे हालात का पता चला, तब उन्होंने संतोष जी को फोन करके अपनी गलती मानी और कहा, बस एक बार मेरे कहने से स्वाति को भेज दीजिए, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संतोष जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वह स्वाति को अब नहीं भेजेंगे, लेकिन सबके दबाव में आकर एक बार को वह मान भी गए। स्वाति को भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जिस दिन स्वाति जाने वाली थी उससे एक दिन पहले अंकित का फोन स्वाति के पास आया और अंकित ने कहा, देखो स्वाति, ये सब परेशानी मेरे पास काम ना होने की वजह से आई है। तुम ऐसा करो, तुम आ ही रही हो तो अपने पिता से कहो वह मुझे 1 लाख रुपए दे दे, मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा। जब हमारा अपना काम होगा तब हमें आइंदा ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंकित की बात सुनकर स्वाति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह पहले ही बड़ी मुश्किल से जाने के लिए तैयार हुई थी, अब तो वह जैसे एक संकल्प करके उठी और अपने पिता से जाकर सारी बात कह दी और यह भी कह दिया, कुछ भी हो जाए अब वह वहां नहीं जाएगी। तभी संतोष जी ने फोन करके रघुवीर जी को सारी बात बता दी और कहा, अब वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वहां नहीं भेजेंगे।
आप सीधे सीधे तलाक के पेपर पर अंकित के साइन करवा दीजिए, नहीं तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। केस लड़ने के नाम से और ज्यादा बदनामी की वजह से रघुवीर जी ने दोनों का तलाक करवा दिया और स्वाति ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसके पापा आज अपनी बेटी को इस दलदल से निकला हुआ देखकर बहुत खुश हैं और सोच रहे हैं कि कुछ लोग कुत्ते की दुम होते हैं जिनको सालों साल तक नली में डालकर रखो लेकिन वह सीधी नहीं होती है। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना ही बेहतर उपाय होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। Thank you for watching.